मैं आपको आज कुछ सच्ची घटनाओं को बताना चाहता हूँ जो कि लोगों ने मेरे साथ शेयर किया है और इंटरनेट पे पब्लिकली पोस्ट भी किया है। और ऐसी घटनाएं मूवीज में हो तो फिर तो बात अलग है, लेकिन जब कोई हॉरिफिक घटना असल जिंदगी में हो, रियल लाइफ में हो, तो फिर बात कुछ और हो जाती है। इन कहानी को मैं आपको नरेट करूंगा, मैं वर्ड का यूज करके, मतलब वो जो कहना चाह रहे हैं वो मैं अपने जुबान से कहूंगा आपको। तो ईयरफोन को लगा लो और आंखों को बंद करो और लोगों के साथ हुए सच्ची घटनाओं को एक्सपीरियंस करो। जी हाँ, पूरे वीडियो के दौरान वीडियो को चलने दो, आप आराम से अपने आंखों को बंद करो और जो मैं बोल रहा हूँ, जो हुआ था एक्चुअल में, वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ उसको बस अपने माइंड में सीन बनाकर इमेजिन करो। मैं चाहता हूँ कि आप इन ट्रू घटनाओं का एक एक्सपीरियंस पाओ। तो चलो आंखों को बंद करो और मेरी बातों को ध्यान से सुनना पूरा। 3, 2, 1। ये कहानी है मुंबई की। प्लेस तो डिस्क्लोज करना सही नहीं होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या था। मेरी ग्रैंडमा रात को अचानक से उठी क्योंकि जो बाहर गार्डन में कुत्ता था वो बहुत जोर से भौंक रहा था, बहुत ही वायलेंट तरीके से। मेरी ग्रैंडमा उस टाइम घर पे अकेली थी क्योंकि फैमिली के सारे मेंबर्स ट्रिप पे गए हुए थे। वो हॉल के तरफ गई ताकि वो खिड़कियों से देख पाए कि आखिर कुत्ता किसको देखकर भौंक रहा है। उन्हें तो कुछ अलग नहीं लगा, सब बिल्कुल नॉर्मल था। उन्होंने बस ये डिसाइड किया कि अब मैं खिड़कियों और दरवाजों को एक बार रीचेक कर लेती हूँ कि सब ठीक से लॉक्ड है या नहीं। उन्होंने दरवाजे को चेक किया, लॉक्ड था। फिर वो खिड़की की तरफ बढ़ी, पहला खिड़की लॉक्ड था। दूसरे खिड़की की तरफ बढ़ी तो उन्होंने एक इंसान को देखा जो कि मास्क में वहां खड़ा था और उन्हें घूर रहा था। फिर वो अचानक से मेरी दादी जी को देखकर हंसना शुरू कर दिया और मेरी दादी को एक लाइन कहा कि इट्स पार्टी टाइम, और तुरंत खिड़की के अंदर आने के लिए, जंप करने के लिए पैर खिड़की पे रखा। तभी मेरी ग्रैंडमा ने जोर से चिल्ला के कहा कि मेरे पास एक गन है, सामने मत आना। उसे मेरी ग्रैंडमा ने वार्निंग दिया। वो पहले से गन अपने हाथों में लेकर ही खिड़की के पास गई थी, नहीं तो न जाने क्या होता उनके साथ उस दिन। गन देखकर वो मास्क मैन वहां से चला गया। मुझे आज भी सोच के डर लगता है कि अगर उनके पास वो गन उस दिन नहीं होता उनके साथ, तो उनके साथ क्या होता। फिर वो मास्क मैन कभी भी नहीं लौटा, लेकिन मेरी ग्रैंडमा को आज भी यही लगता है। इस वक्त भी रोज रात यही डर लगता है उनको कि वो कभी वापस ना आ जाए। लेकिन उस दिन के बाद वो क्रीपी काली परछाई आज तक नहीं दिखी। नहीं पता चला कि वो कौन था। ये मेरी दादी जी की सबसे हॉरिफिक एक्सपीरियंस है आज तक की, जो अपने जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएगी। सोचो अगर आपके साथ ऐसा हो कि विंडो पे ऐसा कुछ खड़ा हो तो कितना क्रीपी लगेगा आपको। बहुत सालों पहले मेरे एक दोस्त ने पुलिस से अचानक से एक कॉल रिसीव किया। पुलिस ने उसे कहा कि अपने दरवाजे को बंद कर लो और जहां घर में छुप सकते हो छुप जाओ, हम आ रहे हैं। पुलिस ने यह बात बोल के कॉल को काट दिया। अब मेरे दोस्त को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। पुलिस ने उसको क्यों कॉल किया, कौन है जो उसके घर में एंटर करना चाहता है। तो असल में हुआ ये था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसको मारने के लिए किसी को घर में पैसे देकर भेजा था। लेकिन एक बहुत ही अजीब सा कोइंसिडेंस हुआ। कोइंसिडेंस ये था कि किसी ड्रग के केस में किसी एक रैंडम से व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था, लेकिन उस व्यक्ति ने पुलिस को रोड पे ही ये कहा कि अगर मुझे अब जाने दोगे तो मैं आपको और एक बड़े बंदे के बारे में बताऊंगा जो और भी बड़े बड़े काम करता है। हम तो इन चीजों को बेचते हैं पर वो कत्ल जैसी चीजों को करता है। असल में जिस लड़के के बारे में बात कर रहा था, उसी लड़के को मेरी दोस्त की पुरानी गर्लफ्रेंड ने मेरे दोस्त को मारने भेजा था। तो पुलिस ने उस लड़के के बारे में और जांच किया तो पुलिस को ये पता चला कि वो किसी को मारने जा रहा है और अभी रास्ते में है और वो एक किलर है। और इस इंफॉर्मेशन के बाद ही मेरे दोस्त को
वो पुलिस का कॉल आता है कि दरवाजे बंद कर लो और घर में जहां छुप सकते हो छुपो। ये एक अजीब सा कोइंसिडेंस था और मुझे आज भी समझ नहीं आता है कि अगर मेरे दोस्त को ये जो मारने आ रहा था इसके बारे में अगर पुलिस को पता ही नहीं चलता, किसी अनरिलेटेड दूसरे केस में वो दूसरा व्यक्ति गिरफ्तारी नहीं होता, तो इसके बारे में पुलिस को आज पता नहीं चलता और मेरा दोस्त सही में दुनिया में नहीं होता। इसके बाद इस घटना की कंप्लेंट पुलिस को की गई और मेरी दोस्त की एक्स गर्लफ्रेंड और वो लड़का दोनों अरेस्ट कर लिए गए कई चार्जेस के अगेंस्ट। ये मेरे दोस्त के लाइफ की सबसे हॉरिफिक एक्सपीरियंस है जो उसके साथ हुई थी। तो मेरे दोस्त की जान एक अजीब से कोइंसिडेंस ने बचा लिया। ये सच में एक चमत्कार है। ये घटना मेरे दादाजी यानी ग्रैंडपा के साथ घटी थी। मेरे ग्रैंडपा ने मुझे बताया कि ये सबसे हॉरिफिक एक्सपीरियंस है, सबसे वियर्ड और सबसे अजीब एक्सपीरियंस जो उनके साथ हुई है। वो एक होटल में रुके हुए थे। वो होटल काफी नामी होटल था। मेरे ग्रैंडपा दिन में सारा काम करके रात में सोने के लिए लाइट्स ऑफ करके बेड पे गए और अपने आंखों को बंद कर लिए सोने के लिए। तभी उनको होटल के रूम में अचानक से बेल रिंगिंग की आवाज आती है। कोई बेल रिंग कर रहा था। रात के 1:15 हो रहे थे। दादाजी को लगा कि कोई होटल का स्टाफ होगा। फिर उन्होंने होटल के दीवार पे मौजूद लेंस से जब देखा तो एक औरत खड़ी थी जिसके लिप्स चल रहे थे, यानी वो अपने में ही कुछ न कुछ बोल रही थी रात के अंधेरे में। तो उन्हें डर लग गया और वो सोचे कि अब मुझे दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं। तो फिर वो उस होटल के लैंडलाइन नंबर पे कॉल किए कि मेरे रूम के बाहर एक लड़की खड़ी है और मुझे अजीब लग रहा है कि ये कौन है और मैं गेट नहीं खोल रहा हूँ, आप लोग आके प्लीज एक बार चेक करिए। तो होटल वाले बोले कि हाँ हम आ रहे हैं। लेकिन फिर जब वो उस लेंस से वापस देखने गए तो वहां पे कोई भी नहीं था। फिर कुछ देर बाद होटल के स्टाफ अराइव करते हैं। मेरे दादाजी को अजीब लगा कि वहां पे डेफिनेटली कुछ था और ये उनका भ्रम हो ही नहीं सकता। उन्होंने इस बात को होटल में कहा तो होटल वालों ने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि हाँ ये एक बूढ़ा व्यक्ति है तो ये अपने में कुछ इमेजिन कर रहा होगा। लेकिन दादाजी एकदम श्योर थे कि कोई ना कोई था। वो होटल वालों को ये कहानी बता रहे थे लेकिन कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था। वो उस रात सो गए। फिर अगले दिन उठे और होटल चेकआउट कर रहे थे। चेकआउट करते टाइम उन्हें उस होटल का मैनेजर दिखा। उन्होंने उनसे पिछली रात की घटना को कहा तो होटल के मैनेजर का फेस कुछ अजीब सा बन गया। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छिपा रहा हो। फिर मेरे दादाजी को बहुत ही अजीब लगा। ऐसा लगा कि कोई फिल्म का सीन उनके साथ हो रहा है। तो वो होटल में सबके सामने गुस्से में भड़क गए और वहां पे सीसीटीवी को दिखाने बोले और वो सीधा चले गए होटल में मौजूद सीसीटीवी स्क्रीन के पास और रात का फुटेज रिवाइंड करने को कहा, उनके रूम के बाहर का फुटेज। लेकिन पूरे फुटेज में एक भी मूवमेंट नहीं थी। फिर उनके गुस्से को देखकर होटल के मैनेजर ने उनको शांत करना चाहा और अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने मेरे दादाजी को एक बात कहा कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आप प्लीज किसी और को मत बताइएगा, नहीं तो मेरे होटल का बिजनेस खराब हो जाएगा, कोई भी मेरे होटल में नहीं आएगा। तो मेरे दादाजी ने वचन दिया कि वो ना इस होटल का नाम कभी किसी को बताएंगे ताकि बिजनेस खराब हो और ना ही इस घटना को। उन्होंने ये कहा कि उस होटल के रूम में एक हस्बैंड ने अपने वाइफ को मार डाला था और जिस हस्बैंड ने वाइफ को मारा था उसको आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में वो औरत मरी थी। और फिर मेरे दादाजी ने पूछा कि अपने वाइफ को कोई क्यों मारेगा, तो उसने कहा कि उसकी वाइफ मेंटली डिसेबल्ड थी, यानी वो अपने आप में बोलती रहती थी और वो अजीब हरकतें करती थी। तभी मेरे दादाजी को अचानक से गूज बम्स आ गया क्योंकि उन्होंने अपने होटल के दरवाजे के लेंस से जिस औरत को देखा था उसके लिप्स भी हिल रहे थे जैसे वो अपने आप में कुछ कह रही हो। ये सोचते ही और इस बात को जानते ही कि उन्होंने उस औरत को असल में देखा है, उनका सोल,
उनकी रूह पूरी तरह से कांप गई। मतलब आप सोचो, अगर आपको पता है कि हाँ आपने देखा है, कोई और यकीन करे या ना करे, तो आपको कैसा लगेगा। उस होटल का रूम नंबर था 219 और होटल का नाम वो तो मेरे दादाजी ने भी अभी तक नहीं बताया। ये कहानी बहुत ही अजीब सी है मेरी। हमारे स्कूल से एक क्लास फ्यूनरल अटेंड करने गई। स्कूल में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस टीचर की डेथ हो गई थी, तो कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप बना के उस फ्यूनरल में गए थे। तो स्कूल में जो गाइड था वो उसी समय फ्यूनरल के पास मौजूद होके ही हमें बता रहा था कि मरने के बाद बॉडी को कैसे दफनाते हैं। अचानक से मेरी क्लास की एक लड़की मेरे पास आई और मेरे को एक लाइन कही, मेरे दोस्तों के सामने ही मेरे को एक लाइन कही कि इस फ्यूनरल वाले बॉक्स में अगली बार तुम होगे। ये बात सुनते ही मेरे को बहुत ही अजीब लगा। असल में वो जो लड़की थी वो मेंटली डिसेबल्ड थी, दिमागी तौर से उसकी हालत ठीक नहीं थी मेडिकली। तो मैंने उसके बातों को सीरियसली नहीं लिया। फिर आने वाले स्कूल डेज में भी मैंने इस बात की जिक्र उससे नहीं की, ना कभी उससे इस चीज को पूछा कि तुमने आखिर मेरे बारे में ऐसा कहा क्यों, ऐसी क्या दुश्मनी है मेरे साथ। और एक साल बाद एक अजीब सी घटना होती है कि मेरी वही क्लासमेट एक हाउस फायर में जल के मर जाती है और मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मतलब आप मेरी इस बात को सुन रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या अजीब है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है उसने मेरे को कहा कि तुम अगली बार होगे इस बॉक्स में, और एक साल बाद वही लड़की उसी एरिया में दफन होती है। और उसके फ्यूनरल में भी हमारे कुछ स्कूल के लड़के अटेंड करते हैं, जिसमें मैं भी एक होता हूँ। और उसके फ्यूनरल के दिन जो बात अचानक से मेरे को याद आती है कि उसने मुझसे कहा था कि अगली बार यहाँ तुम होगे, ये मेरा रूह कपा देता है। जब मैं 15 साल का था तो हमारे नेबर, हमारे पड़ोस वाले घर से हमेशा आवाज आते रहती थी बच्चों की। ऐसा लगता था कि घर में जो बच्चा है उसको मारा जा रहा है, पनिश किया जा रहा है। पड़ोसी ये कहते थे कि वो उसका सौतेला बेटा है, और कई बार उसकी मम्मी नीचे जमीन पर उसको सुलाती है, मतलब सोने के लिए बेड भी नहीं देती है। ऐसी बातें सोसाइटी में फैली हुई थी। मैं और मेरे दोस्त अक्सर उस घर के बारे में बात करते थे हमेशा, लेकिन कभी उन बातों को सीरियसली नहीं लिया और आवाजें आना बहुत ही कॉमन बात थी। अचानक से वो दिन था 15 सितंबर 2014। मुझे अच्छे से याद है, इसी दिन के आसपास, मिड सितंबर के आसपास वो आवाजें आना बंद हो गई। तो सोसाइटी में सब कोई को अजीब लगा, लेकिन उस अजीब से परिवार से उतना कोई बात नहीं करता था, संपर्क नहीं करता था। फिर कुछ दिनों बाद जब मैं स्कूल से आया तो देखा कि बगल वाला घर चारों तरफ से पुलिस के पैम्पलेट से घिरा हुआ है, क्राइम सीन। मुझे लिटरली ये लगा कि ये क्या हुआ। तो बाद में ये पता चला कि उस घर में जो बच्चों के असल ग्रैंडमा थे, वो जब कॉल पे पूछते थे उसके सौतेले माता पिता को कि वो बच्चा कैसा है अभी, तो वो हमेशा इस बात को टालते थे कि वो अभी बाहर खेलने गया है या फिर स्कूल में है। लेकिन उससे एक महीना बात नहीं होने के बाद उस सौतेले बेटे के जो असल ग्रैंडमा है वो आए उससे मिलने, और वो उसको नहीं पाए घर में, तो वो पुलिस को रिपोर्ट कर दिए। पुलिस जब आई तो उनको एक अजीब सी बात पता चला कि उस फैमिली ने उस बच्चे को मार डाला है बेसमेंट में, और उसकी बॉडी असल में पुलिस को 3 दिन के सर्च के बाद मिली। उन्होंने किया ये था कि जो घर के कमरे का बेस होता है, जो सीमेंट का होता है, उसके नीचे बॉडी को दफना कर रखा था, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। जब पुलिस ने कई एक्सपर्ट डॉग्स को लाया, जैसे कि फिल्मों में होता है, तब वो बॉडी वहां से मिली। न्यूली पोर्ड कंक्रीट के नीचे वो मौजूद था। चार साल पहले की बात है। रात के करीब 12 बज रहे थे। मेरे दरवाजे पे नॉक की आवाज आई। मैं बिल्कुल कॉशियस था
क्योंकि मैं एक ऐसे जगह पे रहता था जो बहुत ही वीरान था और क्राइम भी बहुत हाई था उस टाइम उस शहर में। तो दरवाजे पे नॉक की आवाज को सुनकर मैं दरवाजा बिना खोले देखना चाहता था कि कौन है। तो मैं अपने ऊपर वाले फ्लोर पे जाके बैल्कोनी से झांक कर देखना चाहता था कि मेरे दरवाजे पे कौन है। जब मैंने देखा, झांका, तो कोई भी नहीं खड़ा था। तो मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैं वापस सोने चला गया। मेरे साथ पहली बार ऐसी कोई चीज हुई थी और मैं डर के मारे सोने चला गया। अगले दिन सुबह उठा तो रात वाली बात अभी भी मेरे दिमाग में दौड़ रही थी कि कौन है जो मेरे को ऑब्जर्व कर रहा है और एक असल इंसान है जो कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मैंने उसी दिन ऑफिस से आते वक्त सिक्योरिटी कैमरा खरीदा और सेटअप किया ताकि मैं देख पाऊं कि अगर कोई भी इंसान मेरे को सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा है तो कौन है, और उन फुटेज को मैं पुलिस को हैंड ओवर कर पाऊं। तो मैं उसको लगाता हूं। 7 दिनों तक कैमरा में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है ओवरनाइट एक्टिविटी का। एक दिन अचानक से मैं सुबह उठता हूं तो कैमरे में ओवरनाइट एक्टिविटी का नोटिफिकेशन आया होता है। मैं उस एक्टिविटी वाले पार्ट को देखता हूं तो मुझे एक इंसान दिखता है एक ब्लैक हुडी में। एक इंसान जो कि अजीब तरह से बस मेरे घर के कैमरे को ऑब्जर्व कर रहा था। मुझे नहीं पता कि वो दिमागी तौर से बीमार था या फिर उसके अंदर क्या था, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, कैमरे ने ये रिकॉर्ड किया कि 30 मिनट तक वो कैमरे को घूरता रहा बिना अपने आंखों को हिलाए। मैं बिल्कुल डर गया था कि आखिर कौन है ये जो इतने देर तक खड़ा होकर एक कैमरे को देख रहा है। क्या ये मेंटली बीमार है या फिर पोजेस्ड है? और अजीब बात ये थी कि इसका एक हाथ टूटा हुआ था। मुझे नहीं पता कि वो वहां किस लिए था, उसे क्या चाहिए था, उसका इंटेंशन क्या था, लेकिन इंटेंशन अच्छा तो नहीं था, ये तो मैं श्योर था। तो मैं उसी दोपहर को, मैं रात का इंतजार कर ही नहीं पाया, मैं उसी दोपहर को पुलिस के पास गया और इस वीडियो को सबमिट किया। पुलिस ने हमें ये बताया कि वो उसका फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है, ये कौन है क्या है, लेकिन पुलिस ने मेरे को ये आश्वासन दिया कि अगर ऐसा हुआ तो आप हमारे नंबर पे तुरंत डायल करना, हम आपकी सेफ्टी के लिए हमेशा उपलब्ध है। पुलिस को सबमिट करने के बाद जब मैं घर पे वापस गया तो मेरे को पल पल यही डर लग रहा था कि वो वापस आएगा। फिर मैं अपने घर का काम फिनिश किया। फिर देखते ही देखते रात हो गई। फिर जैसे रात हुई मुझे मन में डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैं सो गया। और उसके बाद से लेकर अभी 4 साल हो गए हैं, वो वापस तो नहीं आया, लेकिन मुझे आज भी डर लगता है कि कोई ऐसा है जिसकी नजर मेरे घर पे है। मैंने सुना था कि अगर कोई अपना परिवार वाला डेंजर में हो तो दूसरे परिवार वाले को ये चीज सेंस हो जाती है। तो मैं अपने घर के ऊपर वाले रूम में था, तभी मुझे एक बहुत ही वियर्ड सी फीलिंग आती है, जैसे सब कुछ खराब चल रहा हो। अंटिल मुझे ये पता चलता है कि उसी समय मेरे फादर जो कि नीचे वाले फ्लोर में रूम में थे, उनको फुल स्ट्रोक हो रहा था, ब्रेन स्ट्रोक। मैं बिल्कुल भी सुपरस्टिशियस पर्सन नहीं हूँ, बिल्कुल भी सुपरस्टिशंस को नहीं मानता, लेकिन उस दिन जो हुआ, अगर मेरे को वो अजीब फीलिंग नहीं आती और मैं नीचे नहीं गया होता तो शायद मेरे फादर आज जिंदा नहीं होते। मल्टीपल क्लोज्ड डोर था, मैं अपने रूम में था, मैंने हेडफोन लगाया हुआ था और मैं गेम खेल रहा था, और गेम के बीच में ही अचानक से मेरे को ये फीलिंग आई। ये किसी मिरेकल से कम नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये सब चीज जब किसी इंसान के साथ असल में होती है तब डेफिनेटली अजीब सा लगता है कि क्या है इस दुनिया में, इस दुनिया की सच्चाई क्या है। किसी को जब कुछ हो रहा होता है, स्पेशली अपने फैमिली मेंबर को, तो हमें कैसे पता चल जाता है। ये कहानी बहुत ही अजीब सी लगेगी आपको। जब मैं 13-14 साल का था, उस टाइम मेरे चाचा की डेथ हो गई थी। तब मैं एक रात उठा फ्रिज से पानी लेने के लिए, तभी मुझे अचानक से सिगरेट की स्मोक की स्मेल आती है।
लेकिन बात यह है कि मेरे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि स्मोक करता हो। लेकिन एक इंसान जो कि स्मोक करता था वो थे मेरे चाचा, जो 1 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। और अजीब बात यह है कि उनका प्रेजेंस एवरी वंस इन अ वाइल मुझे फील होते रहता था। मेरे चाचा उस घर में अपने जीवन का 60 से भी ज्यादा उम्र बिताए थे और वो हमेशा जब भी काम से ब्रेक लिया करते थे अपने कंप्यूटर से, तो उसी जगह पर आके ज्यादातर स्मोक करते थे।